Hello friend, welcome to my channel The Exceptional Academy. Today we are discuss here a politic topic which is very relevant for the exam. Today we are discuss about the FIR. Here we are trying to understand the definition of FIR, what is the process related to FIR, who is accused, who is victim, what is the cognizable offense and non-cognizable offense. We are discuss here all about that in details. तो बस आप लोग को करना क्या है, पेशेंस के साथ डिस्कस को अच्छे से सुनिए और इसको समझने का कोशिश करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग FIR का पूरा नाम जान लेते हैं कि FIR का मतलब होता क्या है। तो FIR को हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर इसके डिफिनीसन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि FIR एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होती है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक पुलिस के द्वारा फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब आपके द्वारा या तो किसी भी ऐसा एक्यूज जिसके द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया होगा, तो उस दौरान क्या होगी कि एक पुलिस स्टेशन पर FIR का एक रिटेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, हर किसी ऑफेंस पर आपके ऊपर FIR दर्ज नहीं किया जाएगा। क्राइम कैसा होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या चीज़ होती है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होती है, अभी हम लोग कुछ देर में इसके बारे में बात करेंगे। बस आप अभी डिफिनीसन जानिए कि FIR का मतलब कि एक रिटेन डॉक्यूमेंट होती है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस के द्वारा। और किस पुलिस के द्वारा? देखिए, जो FIR लिखा जाएगा वो केवल एक हेड ऑफ पुलिस जो होंगे वही केवल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हेड ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है? जैसे आपके SHO हो गए, SHO के अंडर आते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब कौन होते हैं? SHO होते हैं, हेड स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, अब ये जो टर्म है FIR, क्या इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर है? या तो जो अदर हमारे जो लीगल लॉ हैं जैसे IPC, CRPC, यहाँ पर FIR का मेंशन किया गया है? तो जान लीजिए कि FIR का जो टर्म है वो हमारे लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, चाहे वो CRPC का बात हो चाहे IPC की बात हो। ओके, अब कहेंगे कि तब FIR आया कहाँ से? तो देखिए, FIR का बात तो नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है कहीं पर, लेकिन जो इंडियन पीनल कोड है हमारा, जो CRPC हमारा है, उसका सेक्शन 154 जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक पुलिस के रिगार्डिंग एक रूल्स और रेगुलेशन है और वहीं पर इसके बारे में बात किया गया है। ओके, सेक्शन 154 CRPC जो कि FIR के बारे में बताती है। ये सब हो गई हमारी बेसिक बातें FIR को लेकर के कि FIR का मेंशन तो कहीं नहीं किया गया है, लेकिन CRPC का सेक्शन 154 क्या कहती है कि यह एक रिकॉर्ड होती है पुलिस के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर के, या तो उनके इंफॉर्मेशन को लेकर के, जिसको हम लोग FIR का नाम देते हैं। ओके, FIR प्रिपेयर कौन करता है? हेड ऑफ पुलिस स्टेशन। ये सब बातें थोड़ा बेसिक नॉलेज था, इसको आप लोग याद रख रहिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को कि एक FIR में क्या बातें इम्पोर्टेंट होती हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं FIR को लेकर के कि पहला क्या कहता है कि FIR जो होता है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए।
कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होती है, अभी हम कुछ देर में इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या कहता है, यह रिटन या ओरली दोनों हो सकते हैं। और जो कि एक हेड ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि अभी हम लोग ने कुछ टाइम पहले बात किए हैं कि हेड ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, एसएचओ, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब एसएचओ कौन हो सकता है, इंस्पेक्टर कोई आते हैं, या तो जो एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर, वो लोग किसके अंडर में आते हैं, एसएचओ। ओके, तो वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एफआईआर को लेकर के। और उसके बाद एक और एलिमेंट क्या चीज़ है कि यह जो एफआईआर तैयार किया जा रहा है उसमें जो इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेंट मतलब एक्यूज, उनका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अब और सिग्नेचर होने के बाद उसको जो डेली का डायरी है उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अब जैसे बात करते हैं एफआईआर का, मान के चलिए कि जैसे एफआईआर की प्रोसेस जो है वो हैपन मतलब हो चुका, तो फिर क्या होगा आगे। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, तो इसको थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि एफआईआर के बाद क्या चीज़ होता है कि पुलिस जो होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगी केस को। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या करती है कि जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने का काम करती है पुलिस। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा कि जो एक्यूज पर्सन है, मतलब जो एलिज्ड है, जो दोषी पर्सन है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और फिर उनका जो होगा चार्जशीट प्रिपेयर होगा। देखिए, चार्जशीट ये नहीं कहता कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो क्रिमिनल ही है, ओके, या तो वो एक्यूज ही है। यह सज़ा नहीं सुनाती है, सज़ा सुनाने का काम कोर्ट का है कि पर्सन एक्यूज है कि नहीं है। चार्जशीट क्या होता है, एक फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्जशीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैसा उसमें रिकॉर्ड में क्या रहेगा, डिटेल्स रहते हैं इस एलिज पर्सन का, मतलब इस दोषी पाए गए व्यक्ति का जो होगा पूरा डिटेल उस चार्जशीट में रहता है। और उस चार्जशीट को आगे प्रोसेस में भेजा जाता है, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास। अब जब ये चार्जशीट जाएगी कहाँ पर, कोर्ट पर। अब कोर्ट में अगर मान के चलिए कि यह जो पर्सन एक्यूज पर्सन है इसको इनोसेंट पाया जाता है, मतलब इनके साइड से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि उसको एक एक्यूज पर्सन माना जाए, तो क्या होगा कि वो जो रिपोर्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यह पूरा प्रोसेस होता है एफआईआर के बाद का। ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है कि एफआईआर और ये चार्जशीट, इन दोनों में अंतर क्या चीज़ होती है। देखिए, एफआईआर जो चीज़ होती है वो एफआईआर को पुलिस के द्वारा तैयार किया जाता है शुरू में ही, मतलब कि कोई क्राइम हुआ तो शुरू में ही किसी एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार करना है तो फिर एफआईआर के थ्रू उसको गिरफ्तार किया जाता है। और चार्जशीट क्या होता है कि एफआईआर के बाद उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको जो रिकॉर्ड, एक फाइनल रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो चीज़ होता है चार्जशीट। चार्जशीट एक फाइनल रिकॉर्ड होती है एक पुलिस ऑफिसर का किसी भी एलिज पर्सन को या तो एक्यूज पर्सन को लेकर के, ओके, जो कि आगे प्रोसेस में भेजा जाता है कोर्ट में या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब कब से हम लोग बात कर रहे थे कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है ये ऐसा क्राइम होता है जहाँ पर पुलिस जो होती है आपको सीधा अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर कोई वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पुलिस को कि एक बार कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे, वारंट देंगे कि आप जा सकते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में पाए जाते हैं
तो यहाँ पर पुलिस आपको बिना वारंट का सीधे अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर किसी का रिक्वायर नहीं होगा, न कोर्ट का न किसी का। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो जैसे मर्डर का केस हो गया, रेप हो गए, किडनैपिंग हो गए, थीफ हो गया, डॉरी से रिलेटेड कोई केस आ गया, तो यहाँ पर पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यह जो है जो बात कर रहे हैं हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यह सीआरपीसी के सेक्शन 154 में मेंशन किया गया है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल की बात करें तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है कि पुलिस आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वह कोर्ट से परमिशन लेकर ना आया हो। ओके, मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के जस्ट उल्टा, कि यहाँ पर क्या होगा कि पुलिस को वारंट की ज़रूरत रहती है कि कोर्ट से परमिशन उसको मिलेगा, तब जा कर के वह किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चीटिंग हो गया, किसी को डिफेम कर दिया, मतलब कि उसकी बुराई कर दिए या तो मजाक ले लिए। ओके, तो या तो फॉर्जरी हो गया, या तो पब्लिक डिस्टर्बेंस एक्ट कोई हो गया कि आप पब्लिक में कुछ छेड़खानी कर दिए, मतलब ऐसे ही मजाक में। तो फिर अगर छेड़खानी दो टाइप का होता है, उस तरह का हरेसमेंट करेंगे तो फिर वो कॉग्निजेबल आ जाएगा। और यहाँ छेड़खानी मतलब कि गुट में बैठ कर के थोड़ा हंसी मजाक कर दिए या तो कोई कमेंट कर दिए, तो यह क्या होगा, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। एजॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, डिफेमेशन, फॉर्जरी, पब्लिक डिस्टर्बेंस एक्ट, या इस तरह के एक्ट को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और यहाँ पर पुलिस को ज़रूरत पड़ती है वारंट की आपको गिरफ्तार करने के लिए। ओके, यह दो डिफरेंस हो गए हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो बाकी और कुछ तो ऐसा बचा नहीं है। हाँ, एक आजकल टर्मिनोलॉजी चलती है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर थोड़ा जान लीजिए ऐसे ही ओरली कि जीरो एफआईआर होता क्या चीज़ है। अब मान के चलिए कि दो ऐसे इलाके हो गए पुलिस का, दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन में आते हैं, जोन में आते हैं, दोनों अलग जोन में आते हैं। आप मान चलिए कि जो पुलिस का जोन है ए में रहते हैं और आपके साथ क्राइम हो गया बी वाले पुलिस जोन में। अब आप क्या करेंगे कि ए वाले में आने में आपके पास देर हो जाएगा, तो आप जो पास के पुलिस स्टेशन है, मतलब बी वाले जो जोन में आ रहे हैं, आप वहाँ पर जा कर के अपने रिपोर्ट को दर्ज करा दीजिए। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जा कर के वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट दर्ज तो हो गया, अब वो पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन है जो आपके जोन में आता है, उसके पास वो एफआईआर जो है ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह के जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एफआईआर। ओके, फिर उसके आगे की प्रोसेस जो आपकी पुलिस स्टेशन है वो आगे की प्रोसेस शुरू करती है, यह होती है जीरो एफआईआर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर बात की। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के बीच का अंतर हम लोग समझ लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।